हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एक चैप्टर को, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मेनी मोर वीडियोज़ लेक्चर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इकोलॉजी क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एक इकोलॉजी के यूनिट में आता है। ठीक है, इकोलॉजी को समझते हैं सबसे पहले। तो टर्म इकोलॉजी, जो आपके पास टर्म है इकोलॉजी, वो किसने दी थी? इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय राइटर, पुट फॉरवर्ड बाय राइटर। ओके, राइटर एक पर्सन हुए जिन्होंने इस टर्म को दिया। एंड लेटर ऑन अर्न्स्ट हेकल, आपने इनका नाम सुना होगा पहले भी, जिन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम भी दिया था 1866 में। तो अर्न्स्ट हेकल ने यहाँ पर क्वाइंड द टर्म इकोलॉजी। राइट, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इकोलॉजी क्या थी। अर्न्स्ट हेकल ने इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया, ये समझते हैं। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो अर्न्स्ट हेकल डिफाइंड इकोलॉजी एज अ साइंस। उन्होंने इसको एक साइंस कहा, और ये ऐसी साइंस थी जो डील करता था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमें पता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करता है, और वो जो सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं वो भी इन रिटर्न हम ऑर्गेनिज्म से कुछ ना कुछ लेती हैं। राइट, तो दोनों का एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, दोनों की बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें चीज़ों का रेसिप्रोकेशन है। राइट, तो वही जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, वही जो इंटरैक्शन है बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक, और वी कैन से दैट द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, इस तरह की इंटरैक्शन को जब आप स्टडी करते हो, जो वो साइंस है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। राइट, तो साइंस डीलिंग विद द रेसिप्रोकल, हम हर एक चीज लिखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, और साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहेंगे। रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, ये किसने कहा था? अर्न्स्ट हेकल ने। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिनकी किताब भी है। फेमस इकोलॉजिस्ट, आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, ईपी उडम। राइट, इकोलॉजी की किताब है ये, इन्होंने किताब लिखी है ईपी उडम ने, ईपी उडम। अब ईपी उडम ने क्या किया? इन्होंने भी इकोलॉजी को डिफाइन किया, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो इकोलॉजी है, इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ डिफाइंड ecology as a study of structure and function of nature। आपको पता है नेचर दो चीजों के मिलके बना है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, लिविंग पार्ट एज वेल एज नॉन लिविंग पार्ट, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है, एज पर द फेमस इकोलॉजिस्ट ईपी उडम। लेटर ऑन अगर हम भारत की बात करें तो इंडियन इकोलॉजी के फादर यहाँ पर कौन रहे? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इनके बारे में दिया भी है एनसीईआरटी पे, इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन रहते हैं यहाँ पर? रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ठीक है, नीट में एग्जाम आया, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार 2025 में, हुज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? तो द आंसर इज रामदेव मिश्रा। राइट, अब लेटर ऑन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसको देखते हैं। तो इकोलॉजी इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरैक्शन
among the organisms, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हमारे किसी भी इकोसिस्टम में रह रहे हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है, वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, और दूसरी इंटरेक्शन किसके बीच में है, ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल और एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। तो इस सब्जेक्ट में हम इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, इंटरैक्शंस की स्टडी करते हैं, राइट। और यहां पर क्या कहते हैं, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर 4 लेवल्स हैं मेजर इकोलॉजी में, 4 लेवल्स की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चीजें जुड़ती हैं और आगे लेटर ऑन एक हायरार्की में उनको अरेंज किया जाता है, राइट। लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल्स के साथ इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न करती है। द फर्स्ट लेवल इज ऑर्गेनिज्म, सबसे बेसिक लेवल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटीज एंड बायोम्स। तो ये सारी चीजें इकोलॉजी का पार्ट है। Okay, so organism, population, communities and biomes. So in this chapter we are going to explore the ecology at the organismic and the population level. बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे community है जिसमें हमारे पास कम्युनिटीज मिलके इकोसिस्टम्स बनाते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम वाला, राइट। तो इस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिज्मिक मतलब ऑर्गेनिज्म के लेवल पे और पॉपुलेशन के लेवल पे, आप ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट को पहले पढ़ोगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ोगे मैं आपको बता देता हूँ। पहला आप इसमें देखोगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। पहले तो आपने ये डिस्कस करना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है, देन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दोज फैक्टर्स, देन अडेप्टेशंस। सेकंड हम बढ़ेंगे पॉपुलेशन लेवल पे, जहाँ पे आपने पढ़ना है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, एज पिरामिड्स आएगा, और उसके इंटरैक्शंस में कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो आपने मेजरली ये 2 चीज़ें पढ़नी है। ओके, सो आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि हमने एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल हायरार्की। जैसे आपने क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें टेक्सोनोमिक हायरार्की का कॉन्सेप्ट लिया होगा, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करने के लिए हम वहाँ पर टेक्सोनोमिक रैंक्स बनाते हैं और उनको एक हायरार्की में अरेंज करते हैं। टेक्सोनोमी जो कैटेगरीज है उनको रैंकिंग के बेसिस पे, हायरार्की के बेसिस पे अरेंज करते हैं। सबसे बेसिक लेवल पे स्पीशीज है और सबसे हायर लेवल पे किंगडम और डोमेन है। वैसे ही इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के भी लेवल्स हैं। तो सबसे पहला लेवल हमारे पास आता है ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला लेवल हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनिज्म। तो आई विल राइट ओवर हियर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बेसिक आप ऑर्गेनिज्म ही स्टडी करोगे कि ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन, एक बेसिक यूनिट जो आप इसमें स्टडी का लोगे वो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म के बाद आता है पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म जब जुड़ते हैं, मिलते हैं बहुत सारे, तो वो पॉपुलेशन को बनाते हैं। आफ्टर दैट पॉपुलेशन जब जुड़ता है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, टाइगर की है, जिराफ की है, डेयर की है, ह्यूमंस की है, रैबिट्स की है, माउस की है, फीबियंस में कोई फ्रॉग है आपका, उसकी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन जब जुड़ते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन जुड़ते हैं तो वो एक कम्युनिटी को बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, कम्युनिटी को बनाते हैं। कम्युनिटी के बाद जब बहुत सारे आपकी कम्युनिटीज होंगी, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट होंगी, तो वो एक इकोसिस्टम बनाएंगी, है ना। इकोसिस्टम एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, देन मेरीन, फिर टेरेस्ट्रियल में आपके पास आ गया, है ना। तो यहाँ पर इकोसिस्टम आएगा नेक्स्ट। फिर अगर हम सभी इकोसिस्टम्स को जोड़ें तो एक बड़ा सा रीजनल यूनिट बन जाता है, एंड दैट रीजनल यूनिट इज योर एक्चुअली बायोम, जो आप पढ़ोगे अब आगे चल के, बायोम, ठीक है। और बायोम के बाद लास्ट में हमारे पास पार्ट आता है बायोस्फीयर, और इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो एक यूनिट है वी कैन से वो है बायोस्फीयर, ठीक है। सबसे बड़ा जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे हाईएस्ट लेवल इज बायोस्फीयर, लाइफ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ अवर प्लेनेट अर्थ, राइट। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनके लाइंस लिखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, लेट मी राइट ओवर हेयर ओनली, यहीं पर मैं इसको
लिख देता हूं, ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो बेसिक यूनिट आप पढ़ रहे हो दैट इज ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या है, एज यू ऑल नो दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज इनहैबिटिंग इन अ गिवन एरिया। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रुप ऑफ और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स। अब पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे सेम स्पीशीज के होने चाहिए, तभी आप उसको एक पॉपुलेशन कहोगे। सेम स्पीशीज जो एक गिवन एरिया में रहते होंगे, इनहैबिटिंग इन अ गिवन एरिया। ओके, इसके बाद बनेगा कम्युनिटी वाला पार्ट। कम्युनिटी पे बात करते हैं तो कम्युनिटी में आते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन आ जाएगी, फाउंड इन अ गिवन एरिया, फाउंड इन अ गिवन एरिया। ओके, देन आपके पास अब बनेगा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कैसे बनेगा, अगर एक कोई लैंड है आपके पास, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, से फॉर इंस्टेंस उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपको ग्रास हॉपर भी मिलेगा, डेयर भी मिलेगा, है ना, वहाँ पे कुछ फ्रॉग्स भी होंगे, राइट। तो कुछ इस प्रकार वहाँ पे बनेगा कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज और अपनी अपनी कम्युनिटीज में आ जाएंगे, और वो सारी कम्युनिटीज जुड़कर एक इकोसिस्टम को बनाएंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ कम्युनिटीज, कंपोज्ड ऑफ कम्युनिटी। और इसको हम किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड विद इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, देन आता है बायोम। बायोम क्या है, बायोम बड़ा सा रीजनल यूनिट है, लार्ज रीजनल यूनिट, सबसे बड़ा रीजनल यूनिट कम्युनिटी और इकोसिस्टम से ऊपर, एज हैविंग। अब ये बड़ा सा जो रीजनल यूनिट है इसके पास अपना एक एसोसिएटेड फॉना होगा, एनिमल्स होंगे, एसोसिएटेड फॉना। और दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या होगा, मेजर वेजिटेशन टाइप, मेजर वेजिटेशन टाइप, एक तरह की स्पेसिफिक वेजिटेशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रॉपिकल की बात करो, डेजर्ट की बात करो, तो वहाँ का एक स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना होगा, राइट, वो एक बायोम है। बायोस्फीयर क्या है ये तो आप सभी को पता है। तो बायोस्फीयर यहाँ पर ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम, ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम कंप्राइजिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स एनिमल सब आ जाए, कंप्राइजिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो ये है लेवल्स इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल हायरार्की के। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए सारा, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक्चुअली क्या देखा कि इकोलॉजी जब हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे पढ़ेंगे, आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जाकर इकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो वो एक्चुअली क्या है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है कि ऑर्गेनिज्म कैसे कार्य करता है, उसका कैसे कौन कौन सी फंक्शनिंग वहाँ पे हो रही है, कैसे वो वहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो वो एक तरीके की फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, सॉरी, राइट, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जाकर उसकी एक तरीके से फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर रहा है और कैसे रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अडेप्टेशंस उसके पास है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये आप सभी को पता है।
अब नेक्स्ट हम एक और यहाँ पे बात करते हैं. यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ अवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेज एनुअल वेरिएशन. आपको पता है जो अर्थ है उसका रोटेशन हो रहा है हमारे सन के अराउंड, एंड जो एक्सिस है वो टिल्टेड है ना. सन जो अर्थ है उसकी एक्सिस जो है वो कुछ इस प्रकार टिल्टेड है, ऐसे है, सीधी नहीं है. ओके, सो इस कारण से, और एक तो रोटेशन हो रहा है सन के अराउंड. अगर आपके पास सन है, ये सन है, तो सन के अराउंड इस अर्थ का रोटेशन हो रहा है. ये अर्थ है हमारे पास. सो इसकी रोटेशन से और ये जो टिल्टिंग है, दिस कॉजेज एनुअल वेरिएशंस. अब वेरिएशंस किस किस में आ रही है? टेम्परेचर में, उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन. कि टेम्परेचर की क्या इंटेंसिटी रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, लो रहेगा, या मीडियम रहेगा. ठीक है. ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने समय तक टाइम रहेगा उसका टेम्परेचर का, हाई कितना रहेगा, कितनी देर रहेगा, लो कितनी देर रहेगा. वो जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है टेम्परेचर की एनुअल वेरिएशंस के कारण, उसी से डिस्टिंक्ट सीजन्स देखने को मिलते हैं. राइट, अलग अलग सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं. और अगर सीजन्स अलग अलग हैं और कंडीशंस वैसी हैं, तो वहां पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी अलग होंगे. राइट. सो दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन भी हम लेंगे, टेम्परेचर तो लिए, टेम्परेचर के साथ हम क्या लेंगे, प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में बारिश और बर्फ दोनों आता है. इट इज अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स. जो मेजर बायोम्स आपके पास बने हैं, एक टेम्परेट है, आपके पास ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, डेजर्ट है, ग्रास है, वो जो बायोम्स आपके पास हैं वो कैसे बने? उन बायोम्स का बनने का एक ही कारण था, एनुअल वेरिएशन. किस किस में? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. तो यहां से आपने ये समझा कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में जब एनुअल वेरिएशंस आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं मेजर बायोम्स का. राइट. बाकी नेक्स्ट यहां पे क्या बोल रहे हैं, अर्थ के बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा, अर्थ का स्ट्रक्चर. तो अर्थ के ऊपर आपने सुना होगा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. राइट. तो सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. तो यहाँ पर लैटिट्यूड्स दिए हैं और इनकी डिग्रीज के बदलाव होने से डिफरेंट डिफरेंट जोन्स आते हैं. ठीक है. तो पहला है ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल के लिए लैटिट्यूड का दिया है 0 डिग्री से 20 डिग्री. मतलब इक्वेटर से तुम ऊपर या नीचे की तरफ जाओ अप टू द 20 डिग्री, तो आपको वहां पर ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा. और अगर ऊपर जाते हो 20 to 40 तो सब ट्रॉपिकल, 40 to 60 टेम्परेट और 60 to 80 आर्कटिक और अंटार्कटिक. ये सारा पार्ट कहाँ से है? मान लो ये इक्वेटर वाला पार्ट है. ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों तरफ जाओगे तो जैसे आप पोल्स की तरफ पहुंचोगे, मान लो ये नॉर्दर्न पोल है, ये सदर्न पोल है, तो आर्कटिक पार्ट और अंटार्कटिक पार्ट मिलेगा टुवर्ड्स द पोल जब आप 60 डिग्री के ऊपर चले जाओ. ओके. सो ये है क्लाइमेटिक जोन एंड रिस्पेक्टिव अल्टीट्यूड्स. अब आगे चलते हैं. ये बायोम डिस्ट्रीब्यूशन दी है, एक ग्राफ की हेल्प से समझाया है. बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, डिकोड करना है सभी ने, ध्यान से देखना. ठीक है. तो ये है बायोम्स. क्या क्या बायोम है देखो. अगर हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें तो यू आर हैविंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज डेजर्ट, ऊपर से. डेजर्ट के बाद दूसरा है ग्रासलैंड. ग्रासलैंड के बाद तीसरा है आपका ट्रॉपिकल. चौथा है टेम्परेट. पांचवा है कॉनिफेरस और छठा है आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा. ठीक है. ये बायोम्स है. और यहाँ पर जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एनुअल प्रेसिपिटेशन और एनुअल टेम्परेचर दिया है. ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस में भी है टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है. प्रेसिपिटेशन यहाँ पे 50, 100, 150 सेंटीमीटर से आगे बढ़ती हुई जा रही है. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम देखें डेजर्ट, डेजर्ट में आप देख पा रहे होंगे प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो, है ना, लेस देन 50. डेजर्ट में क्या है, मैं इसी के ऊपर डिकोड कर दूंगा, ध्यान देंगे. डेजर्ट में जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेनफॉल है, रेनफॉल कितना है, लेस देन 50 सेंटीमीटर. पर टेम्परेचर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज हाई, है ना. टेम्परेचर कितना है,
टेम्परेचर यहाँ पे दिया है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली 5 से 20 तक या 25 तक, ठीक है। तो टेम्परेचर है यहाँ पर 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट ग्रासलैंड पे चलते हैं। तो ग्रासलैंड में बारिश कितनी हो रही है? ग्रासलैंड में जो बारिश है वो 50 to 100 सेंटीमीटर कितनी है? 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और टेम्परेचर की बात करें तो ज़ीरो से 25 तक जा रहा है, तो 0 से 25 तक डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड ट्रॉपिकल की बात करें, ट्रॉपिकल आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा बायोम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। टेम्परेचर भी इनका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और बारिश सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बारिश, ठीक है। तो कितनी बारिश यहाँ पे दिखा रहे हैं ये? 150 से 400, 150 से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो टेम्परेट फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 से लेकर 20 तक, है ना, 10 से लेकर 20 तक, ये सब याद रखना है सेंटीग्रेड। और रेनफॉल की बात करें, प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 50 से, यहाँ पर आप देख रहे हो 50 से अराउंड 200 तक, हाँ 200-220 तक, तो हम यहाँ पे 200 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो टेम्परेट हो गया, टेम्परेट जहाँ पे सीजन्स बदलते हैं वो पार्ट। कॉनिफेरस, कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है? अगर आप कभी हायर ऑल्टीट्यूड्स पे गए होंगे तो वहाँ पे आप देखते हो कोन लाइक ट्रीज होते हैं, है ना, पाइनस के, सिड्रस के, पाइन हो गया, देवदार हो गया, राइट, तो वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करें तो इनका टेम्परेचर 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप टेम्परेचर। और बारिश यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है इनका अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 50 से 200 सेंटीमीटर, टेम्परेट जैसा ही है। अब आर्कटिक की बात करें, सबसे पहले तो टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में रहेगा, -10 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और रेनफॉल 10 से 100। और यहाँ पर रेनफॉल किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है? स्नो की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम इसको डिकोड करते हो यहाँ पर 2-3 चीज़ें लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लीस्ट प्रेसिपिटेशन, सबसे कम प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रही है? लीस्ट प्रेसिपिटेशन हो रही है डेजर्ट्स में। कहाँ हो रही है? डेजर्ट में। और लीस्ट वेरिएबल टेम्परेचर, सबसे कम वेरिएबल जो टेम्परेचर है बहुत कम वेरी कर रहा है। देखो ट्रॉपिकल, देखो कितनी थिन सी वो यहाँ पे जा रही है, टेम्परेचर बहुत कम वेरी कर रहा है ना, सबसे कम इसका जो यहाँ पे विड्थ है वो देखने को मिल रही है। तो लीस्ट वेरिएबल टेम्परेचर, लीस्ट वेरिएबल टेम्परेचर देखा जा रहा है ट्रॉपिकल में। और नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर प्रेसिपिटेशन कहाँ है? कॉनिफेरस में और टेम्परेट में। सिमिलर पीपीटी क्या है? प्रेसिपिटेशन, टेम्परेट एंड कॉनिफेरस। ओके, बाकी इसको पढ़ेंगे। ट्रीलेस बायोम्स, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, टुंड्रा हो गया और ग्रासलैंड हो गया। ग्रासलैंड में भी बड़े ट्री कम होते हैं। सवाना ग्रासलैंड्स हैव ग्रास कवर विद स्कैटर्ड शॉर्ट हाइट ट्रीज। सवाना ग्रासलैंड्स है हमारे पास, ठीक है। उन सवाना ग्रासलैंड्स में क्या देखा गया है? जो ट्रीज हैं वो बहुत स्कैटर्ड हैं और शॉर्ट हाइटेड है। ओके, सो ये था बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी आप लोगों को। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो ये है पार्ट, इसको भी आप देख लीजिएगा यहाँ से। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द मेजर फॉरेस्ट टाइप, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट और टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट, जैसे कॉनिफर, ठीक है। टेम्परेट में ब्रॉड लीफ भी आता है और नीडल लीफ। ब्रॉड लीफ में ओक होता है, क्वर्कस, क्वर्कस सुबर, क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोफोलिया, ठीक है, वो सारी स्पीशीज हैं। और टेम्परेट नीडल में पाइन हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फिर हो गया, स्पर्स हो गया, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे।
तो क्या होता है, जो आपके पास रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम, देखो एक बायोम है डेजर्ट मान लो, अब क्या डेजर्ट वाले बायोम में हर जगह सैंड होगी? नहीं, कुछ पार्ट में पानी भी मिलेगा, कुछ पार्ट में कैक्टस के पौधे होंगे, कुछ पार्ट में कुछ कांटेदार और कोई अकेशिया वगैरह हो गया वो होगा, है ना। उसके अलावा कुछ एरिया में आपको कुछ ये आपके पास बर्ड्स दिखेंगे वैसे वाले, कैंगरू रैट्स हो गए और लीजर्ड हो गया, है ना, अलग तरह के वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो रह रहे हैं, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स का अपना अपना एक हैबिटेट है जिसमें वो पाए जा रहे हैं। तो एक बड़े बायोम में क्या होता है, वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं, राइट। और ये वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स कौन देता है, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। तो वहाँ के जो रीजनल और लोकल वेरिएशंस हैं विद इन ईच बायोम, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। ओके, सो मेजर बायोम्स इंडिया के हमने अभी जस्ट देखे हैं। सो ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू favorable habitats but even in extreme and harsh habitats। तो ऐसा नहीं है कि प्लेनेट के ऊपर लाइफ हमेशा फेवरेबल हैबिटेट्स में ही पाई जाएगी। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि वो हार्श और एक्सट्रीम हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, वहां भी देखे जाए जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहेगी, वहां पे भी होंगे। डीप ओशन ट्रेंचेस, ठीक है। टोरेंशियल स्ट्रीम, जहाँ पे बहुत तेजी से पानी जा रहा है। पर्माफ्रॉस्ट, पोलर रीजन, जहाँ पे हमेशा बर्फ ढकी हुई रहती है, वो एरिया जहाँ पे हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स जो बहुत गर्म होती हैं, गर्म पानी वाली। एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, जिससे बदबूदार जो कंपोस्ट पिट है वहां पे भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। तो इवन अवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। तो जो लाइफ है वो हर जगह है, एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में भी है, फेवरेबल हैबिटेट्स में भी है, राइट। और बायोम में जो वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो किस कारण है, रीजनल और लोकल वेरिएशंस के कारण। तो ये है मेजर बायोम। सबसे पहला बायोम यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बी वाला डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस पेड़ वो होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में वो पौधे होते हैं जो अपने पत्ते ऑटम के टाइम पर छोड़ देते हैं, पत्तेजड़, ठीक है, उनको डेसिडुअस बोलते हैं। ये डेजर्ट वाला पार्ट, यहाँ पे देखो ग्रास है, यहाँ पे ट्रीज हैं, तो वेरिएशंस हैं। और ये वाला पार्ट किसका है, सी कोस्ट। तो ये समुद्र है और उसके कोस्ट में बड़े सारे ट्रीज हैं, तो ये सी कोस्ट वाला बायोम है, ये इंडिया के हैं। ओके, अब कौन सी कंडीशंस है जिस कारण से एक बायोम में जो रीजनल वेरिएशंस, लोकल वेरिएशंस वहां पे दिखाई बोला था वो अब क्लियर होगा यहाँ पे। तो कौन से कंडीशंस है, टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है और सॉइल है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करते हैं कि बायोम में कहाँ कहाँ पर हैबिटेट, किस तरह का हैबिटेट बनेगा और उस हैबिटेट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे। ओके, तो देखो वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट। उसके साथ साथ आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, वो वही हैबिटेट को यहाँ पर कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, कंपिटिटर्स हैं। और ये वो हैं जो इंटरैक्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली। तो वो एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व अडेप्टेशंस। तो हमें पता है ऑर्गेनिजम्स को नेचर ने सेलेक्ट किया है, नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी हमें डार्विन जी ने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने, है ना। तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन किन ऑर्गेनिजम्स की हुई है, जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, जिनके पास वो अडेप्टेशंस आई हैं ताकि वो उस कंडीशन में, उस हैबिटेट में, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को जिंदा रख सकें और अपना रिप्रोडक्शन कर सकें, तभी तो उससे नेचर ने सेलेक्ट किया है, राइट। नाउ अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। एक तो आपने हैबिटेट पढ़ा, हैबिटेट के बाद एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसका नाम है इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल निश। क्या है, इकोलॉजिकल निश। अब इकोलॉजिकल निश किसकी होती है, एक ऑर्गेनिज्म की होती है।
ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसकी इकोलॉजिकल निश क्या होगी, ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल निश क्या होगी? सबसे पहले रेंज ऑफ कंडीशंस it can tolerate, range of conditions it can tolerate, पहला। दूसरा resources it utilizes, और तीसरा हमारे पास आता है फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, राइट। तो नीश क्या है, इकोलॉजिकल नीश क्या है? हैबिटेट एक बड़ा सा, जिस हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म रहता है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है। अब क्या वो पूरा हैबिटेट अपना यूज कर रहा है? तो आंसर इज नो। उस हैबिटेट का एक छोटा सा हिस्सा, मान लो ये एक हैबिटेट है बड़ा सा, ये एक बड़ा सा क्या है, हैबिटेट, दिस इज हैबिटेट, और इस हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, ऐसे ये है सी। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये इनकी नीश है, ये इनका नीश है, मतलब पूरे हैबिटेट में ये एक्टिव नहीं होंगे, ये कुछ पार्ट में एक्टिव होंगे, जिन जिन पार्ट की कंडीशन से टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल निश वो होगी जहां पर वो रेंज ऑफ कंडीशंस इट कैन टॉलरेट, और उस एरिया में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को दे यूटिलाइज, एंड फंक्शनल रोल इन दैट इकोलॉजिकल सिस्टम। उनका वहां पे कैसा फंक्शनल रोल है, किस तरह का फंक्शनल, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, डिट्रीटर्स है, क्या है, ठीक है, तो वो उनका फंक्शनल रोल। तो दैट पार्ट इज एक्चुअली द इकोलॉजिकल निश, फंक्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे आप अपने घर पे हो, घर इज योर हैबिटेट, पर जो आपका रूम है जहां पर आप पूरे दिन पड़े रहते हो बिस्तर पे, है ना, कुछ नहीं करना है, बस सुनना है बातें कि पढ़ ले बच्चे पढ़ ले, पर नहीं पढ़ना है, तो वो जो जिस पार्ट में आप अपने रूम पे पड़े रहे हो, दैट पार्ट इज योर निश, राइट। तो वहाँ की जो कंडीशंस है उनको भी आप टॉलरेट कर रहे हो, डांट पड़ रही है, पढ़ने के लिए बोला जा रहा है ना, रिसोर्सेज आपको दिए हुए हैं, पंखा दिया, एसी दिया है, आपको मोबाइल फ़ोन है आपके हाथों में, और जिस बिस्तर पे आप लेटे हो वो है, तो वो रिसोर्सेज भी आप यूटिलाइज कर रहे हो, और वहाँ पे फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहे हो, ठीक है। सो वो है आपकी सबकी इकोलॉजिकल निश। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन आती है, ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशी की एक डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल निश देखी जाती है, डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल निश, राइट। और यहां पे क्या बोलते हैं, नो टू स्पीशीज, कभी भी दो स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द एग्जैक्ट सेम निश। अगर उसी कमरे पे हम किसी और को भेज दें तो वो आप दोनों, या जो भी आपका रूम है उसमें दो लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज वैसे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। तो एक बोलेगा कि मुझे रात में बिजली जगानी है, लाइट जगानी है, एक बोलेगा नहीं रात को लाइट नहीं जलेगी, या एसी का जो टेम्परेचर है एक बोलेगा कम रखेंगे, एक बोलेगा बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, राइट। सो नेचर में भी ऐसा होता है, कभी भी दो स्पीशीज सेम नीश को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, हैबिटेट दे कैन शेयर, पर सेम निश वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने से जो सुपीरियर वाला है वो रहेगा, और जो इंफीरियर वाला है वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और हर एक स्पीशीज की एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल निश होती है जहां पर वो रहता है। ओके, अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स का, इसको भी समझ लेते हैं। इक्विलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, देखो नाम है इक्विवेलेंट्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है। तो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई सिमिलर निश, निश सिमिलर है बट दे हैव डिफरेंट हैबिटेट्स, ये भी सही है, हैबिटेट्स अलग अलग हैं। कैसे, आपके पास एक एग्जांपल है ऑल एंड कैट, इनका जो निश है, जो रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा है वो सेम है, शूज और माइस, लेकिन जो हैबिटेट है वो अलग है। एक एक पेड़ों पे रहता है, आर्बोरियल है, एक टेरेस्ट्रियल है, कैट इज टेरेस्ट्रियल, है ना। तो
यहाँ पर क्या हो रहा है, सिमिलर निश होने के कारण हम इनको इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स में डालते हैं। पर ऐसा नहीं कि इसमें इंटेंस कंपटीशन है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैबिटेट ही अलग अलग है, एक टेरेस्ट्रियल है और एक अर्बोरियल है, तो कंपटीशन होने के चांसेस भी यहाँ पे कम है। हाँ ये है कि रिसोर्स के लिए लड़ेंगे, कहीं पर अगर कहीं चूहा है, देखते हैं कौन ज़्यादा तेज़ है, जो ले जाएगा उसको वो खा लेगा, जो नहीं ले जाएगा वो भूखा रहेगा, राइट। तो इनडायरेक्टली तो कंपटीशन है, लेकिन डायरेक्टली अगर देखें तो वैसा वाला इंटेंस वाला कंपटीशन यहाँ नहीं है, क्योंकि दोनों का हैबिटेट्स अलग है। तो इनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, राइट। सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अब नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं उनको हम अगली क्लास में लेते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। विल स्टॉप ओवर हेयर ओनली। सो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।